Aisha is a trader who maintains a full set of accounting records and prepares control account at the end of each month. कंट्रोल अकाउंट्स, दो कंट्रोल अकाउंट हैं, सेल एज कंट्रोल अकाउंट और परचेस एज कंट्रोल अकाउंट, दोनों बनाने होंगे। 1 अगस्त फर्स्ट डेट को जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी क्या है, वो ब्रॉड डाउन है। तो फर्स्ट डेट को देखें ब्रॉड डाउन की वैल्यू कितनी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, एसएलसीए के दो ब्रॉड डाउन्स दिए हैं। एक एसएलसीए का ब्रॉड डाउन क्या है, डेबिट बैलेंस है, और दूसरा कौन सा बैलेंस है, दूसरा क्रेडिट बैलेंस है। तो एसएलसीए में दो ब्रॉड डाउन्स आ जाएंगे। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट। ब्रॉड डाउन्स जहां पे वो बैलेंस कहता है उसी जगह पे आता है। ब्रॉड डाउन जहां वो कहता है वहीं आता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, डेबिट पे, और क्रेडिट बैलेंस है तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट पे। ब्रॉड डाउन उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे दिए होते हैं, बीडीज वहीं आते हैं। अगर वो बोला है डेबिट बैलेंस है तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, डेबिट पे। वो क्रेडिट बैलेंस बोला है तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट पे। सीडी के साथ ऑपोजिट होता है। अगर सीडी के लिए वो डेबिट बैलेंस बोलता है तो सीडी किधर आएगा, क्रेडिट पे। और सीडी के लिए अगर वो क्रेडिट बैलेंस कहता है तो सीडी कहाँ आएगा, डेबिट का। पूरी अकाउंटिंग में, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में नहीं, पूरी अकाउंटिंग में ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखें, एसएलसीए कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये ब्रॉड डाउन है, और डेबिट बैलेंस ये ब्रॉड डाउन कहाँ जाएगा, डेबिट पे ही आ जाएगा। नंबर 2, एसएलसी का कौन सा बैलेंस है, फिर क्रेडिट बैलेंस है, ये भी ब्रॉड डाउन है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट पे। यानी कि एसएलसी बनाते हुए दो ब्रॉड डाउन डालेंगे हम, एक डेबिट पे एक क्रेडिट। फिर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ये पीएलसीए का ब्रॉड डाउन है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट पे आ जाएगा। यानी कि पीएलसीए में एक ही बीडी आएगा, एक ही दिया। क्रेडिट सेल्स एसएलसीए में आएगी, और क्रेडिट सेल क्या करती है, डेट को बढ़ाती है, कम करती है। तो एसएलसीए में किस साइड पे आएगी, क्रेडिट परचेजेस पीएलसीए में आएगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड पे आएगी, क्रेडिट। कैश परचेजेस ना एसएलसीए में आती है ना पीएलसीए में आती है। रिसीट्स एसएलसीए, और रिसीट में पैसे आते हैं, डेटर कम होता है, ये एसएलसीए में कहाँ आती है, क्रेडिट में। पेमेंट टू सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, इरिकवरेबल डेट, बैड डेट, एसएलसी। पीबीडी नहीं आता एसएलसी। प्रोविजन फॉर बैड डेट की डबल एंट्री क्या बनती है, अब तो इतने एमसीक्यूज कर लिया, अब तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपके पास टॉपिक्स के ऊपर। प्रोविजन फॉर बैड डेट की डबल एंट्री क्या बनती है, बढ़ता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो एक एंट्री कहाँ जा रही है, इनकम स्टेटमेंट में, एक एंट्री कहाँ जा रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट के टी अकाउंट में। डेटर के अकाउंट में कुछ भी नहीं जा रहा। एक आईएएस का अकाउंट है, एक पीबीडी का अकाउंट है, डेटर के अकाउंट में तो कुछ नहीं जा रहा। तो पीबीडी रिलेट्स टू डेटर, इज रिलेटेड टू डेटर, लेकिन पीबीडी डेटर के अकाउंट में नहीं जाता। पीबीडी का परसेंटेज डेटर पे लगता है, लेकिन पीबीडी खुद एसएलसी के अंदर नहीं जाता। तो कंफ्यूजन ये होती है आप लोगों को कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कनेक्टेड तो है डेटर से, लेकिन डेटर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, एसएलसी में नहीं जाता, याद रखें। तो पीबीडी भी एसएलसी में नहीं जाएगा। सेल रिटर्न जाता है एसएलसी में। इंटरेस्ट चार्ज्ड कस्टमर्स है ना, कस्टमर क्या है, एसएलसी है। और कॉन्ट्रा सेट ऑफ, कॉन्ट्रा बिटवीन सेल एजेंट एंड परचेज एजेंट, सेट ऑफ। ये सेट ऑफ कहाँ जाता है, एसएलसी और पीएलसी दोनों में जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ एक सिंगल ऐसी चीज़ है कंट्रोल अकाउंट्स में, तो एसएलसी में भी जाती है, पीएलसी में भी। और आखिर में बोले एसएलसी का क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 सितंबर को, अगले महीने का ब्रॉड डाउन, यानी कि नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड डाउन का मतलब इस मंथ का क्या हो गया, सीडी बता रहा है। और सीडी के लिए कौन सा बैलेंस बोल रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है। तो इसका मतलब सीडी क्रेडिट बैलेंस का मतलब सीडी क्रेडिट साइड पर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, सीडी उल्टी साइड पर आएगा। ठीक है, अब इतना आसान से सवाल है, हमें इसका एसएलसी बनाना है और पीएलसी बनाना है। और एक बात याद रखिएगा,
जितने भी आप टी अकाउंट्स बनाएंगे, हर टी अकाउंट में जिसमें कैरेट डाउन आएगा, आप उस कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन करके छोड़ेंगे टी अकाउंट। पूरा टी अकाउंट बनाया, आखिर में सीडी आ गई। सीडी पे नहीं खत्म करेंगे आप, सीडी को बीडी बनाकर खत्म करिएगा। अब इसमें देखें एसएलसी और पीएलसी बनाना है, बनाया आप लोग, फिर मैं बनाता हूँ, जल्दी सॉल्व करें। एक एसएलसी का टी अकाउंट बनाए, पीएलसी का अकाउंट बनाए, जल्दी जल्दी बनाए। ये सवाल सॉल्व करना खुद ही आपके लिए अब जरूरी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा एमसीक्यू के चक्कर में ना टाइम मैनेजमेंट और पेपर 2 के क्वेश्चन से दूर होएगा, तो थोड़ा सा आप करेंगे, प्रैक्टिस होगी दोबारा। बैड डेट है ना, इररिकवरेबल डेट बैड डेट होता है। ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, इररिकवरेबल डेट है, बैड डेट है। हाँ, जो बैड डेट हो गया। कॉन्ट्रा साइड ऑफ एसएलसी में क्रेडिट पे आता है। हाँ, बिल्कुल करें। देखिए एसएलसी सुने, देखिए एसएलसी में सबसे पहले आ गया ब्रॉड डाउन। डेट दी हुई ना, आप भी डेट लिखिएगा, 1 अगस्त है ना ब्रॉड डाउन की डेट। एसएलसी के 2 ब्रॉड डाउन हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जो डेबिट है उसको डेबिट पे लिखें, कितना है 9800, और ऊपर देखिए सेकंड वाला क्रेडिट है 420। फिर पीएलसी को तो पीएलसी बनाते हुए देखेंगे, अभी छोड़ दें, एसएलसी बना रहे हैं हम। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स कहाँ आती है एसएलसी में? डेबिट साइड पे। कितना अमाउंट है? 8850। फिर क्रेडिट परचेज पीएलसी में, कैश परचेज तो दोनों में से कहीं नहीं आता। रिसीट्स एसएलसी की क्रेडिट साइड पर आती है रिसीट्स 82। अच्छा, एक चीज़ अपने पास लिख लें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो, लिखें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर प्लस चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स प्लस चेक रिसीव फ्रॉम डेटर इज इक्वल्स टू रिसीट्स। आपको कैश मिले डेटर से, आपको चेक मिले डेटर से, दोनों रिसीट्स ही कहलाती हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कैश रिसीव हो रहा है तो आप उसको कैश सेल से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, कैश सेल से रिलेट करना शुरू हो जाए। नहीं, डेटर से पैसा मिल रहा है वो रिसीट है, चाहे वो कैश मिल रहा हो चाहे वो चेक मिल रहा हो, वो रिसीट है। कह रहे यहाँ तो रिसीट दी हुई है, कितनी रिसीट्स? 80 to 100। रिसीट ऑफ पेमेंट तो पीएलसी में जाएगी, डिस्काउंट रिसीट भी पीएलसी में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेटर को कम करता है, कितना है? 900। बैड डेट कितना है? बैड डेट 300। पीबीटी तो नहीं आता ना। सेल रिटर्न 2400। इंटरेस्ट चार्ज डेटर को ज़्यादा करता है, इसलिए एसएलसी में कहाँ जाएगा? डेबिट पे आ जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स 90, सेट ऑफ क्रेडिट पे आता कितना? 292। डेबिट का सीडी 350। अब आखिर में बोल रहा है सीडी क्रेडिट बैलेंस है 350 का, क्रेडिट बैलेंस। सीडी में हम ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं।
डेबिट का सीडी में क्रेडिट बैलेंस है तो हम सीडी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? डेबिट पे लिखेंगे। तो सीडी हम डेबिट पे लिखते हैं। कितना है सीडी? 300। डेट आखिरी आ जाएगी 31 अगस्त। डेट डालने में रुपये होता है। जिस चीज़ की डेट दी है उसकी डेट लिखो। डेट का कॉलम दिया वहाँ पे बनाना। यार इधर होता है डेट का कॉलम, टी अकाउंट के वैसे अंदर। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक की दी है, शुरू की और आखिरी की। हाँ बस वो लिख दो। मार्क्स होते हैं किसके? यार ऐसे सच मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन प्रेजेंटेशन में शायद हो सकता है वो मार्क्स काट ले। बैलेंस कर लें, सीडी निकाल। 9,007। अब कैसे निकले सीडी? डेबिट साइड सारी प्लस, जैसे नॉर्मल निकलता है, इवन सीडी को भी मिला के जैसे नॉर्मल सीडी निकलता है, इन सबको प्लस और ये सारी उसमें से माइनस। मतलब बड़ी अमाउंट दोनों साइड पे आएगी, हल्की साइड पे सीडी आता है। 9700। 9,700 मेरा ही यार यही आ रहा है, देख लें। और ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा, सीडी इधर है तो ये ब्रॉड डाउन इधर आ जाएगा 9,000, और ये वाला सीडी इधर है तो ये ब्रॉड डाउन इधर बन जाएगा 300। बाकी लोग चेक कर लें, कैलकुलेशन ठीक है, सीडी ज़रूरी नहीं है सही हो जाए। हाँ ये काउंट होगा, 1 2 3 4, ये चारों प्लस करके साइड का टोटल लिखा जाएगा, ये सब प्लस करके साइड का टोटल लिखा जाएगा, फिर सीडी निकाला जाएगा। 10,000 10050। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछना? हाँ अब सवाल ये बात ठीक है, सुने, ये भी थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन कि एसएलसीए में क्रेडिट बैलेंस कैसे है? डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखें आप लोग अपने पास। डेबिट बैलेंस इन एसएलसीए, डेबिट बैलेंस इन एसएलसीए, receivables, amount to be received from debtors. Credit balance in SLCA, क्रेडिट बैलेंस यानी ब्रॉड डाउन क्रेडिट पा रहे, तो ये क्या शो कर रहा है? एडवांस अमाउंट received from receivables is equals to liability. क्रेडिट बैलेंस कौन सा है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो डेटर से हमें मिल गई है एडवांस में। वो नहीं होता सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये वैसी है कि इन्होंने हमें एडवांस में पैसे दे दिए हैं, इनको ऑर्डर हम बाद में डिलीवर करेंगे, ये वो। कमीशन रिसीव्ड प्रीपेड जैसे था। हाँ जैसे कोई भी इनकम प्रीपेड होती है ना, वैसे ही ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें एडवांस में पैसे दे दिए। अब इनके एडवांस पैसे हमारे पास रखे हैं, हमारे ऊपर क्या बने हुए? उधार, लाइबिलिटी बने हुए हैं, संभाल के रखने जब तक हम इनको ऑर्डर डिलीवर नहीं करते उसके अगेंस्ट, या पैसे वापस नहीं करते। ऐसा क्यों करेगा कोई? वैसे पहले से पैसे देके रखवा दो। यार ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आए मेरे पास, तुमने कहा सर मुझे 1000 टेबल्स चाहिए। मैंने कहा 1000 टेबल्स में मुझे 1 महीना लगेगा। तुमने कहा ठीक है सर, कितने की होंगी? मैंने कहा 1000 टेबल होगी 10 लाख रुपए की। तुमने कहा सही है सर बना दें। अब मैं ऐसी थोड़ी बना दूंगा, कहूँगा एडवांस दो। तुमने मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया, चलेगा। अब जो तुमने 2 लाख एडवांस दिया ना, वो पैसे तो आ गए मेरे पास, लेकिन वो अभी तक मैंने ऑर्डर तो नहीं डिलीवर करा, वो एडवांस है, वो क्रेडिट बैलेंस शो होगा, या एडवांस पैसे मुझे मिल। हम भी अकाउंट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो 8 लाख बात है, वो डिलीवर करने के बाद हम सेल थोड़ी हुई, अभी तक चीज़ बना के दी नहीं है। 2 लाख एडवांस पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी उधार पड़ा हुआ है। तुम बोलो भाई नहीं चाहिए ऑर्डर या कोई भी हो, तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे मुझे। डिलीवर कर दिया फिर 8 लाख। हाँ डिलीवर कर दिया तो 10 लाख मेरी इनकम हो गई। अब पीएलसी बनाना है इसके बाद, ठीक है।
किसका? कौन सा डेबिट बैलेंस? इसका आंसर क्या है? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। एक बैलेंस तो दिया हुआ है सवाल में, डेबिट पे ना, ये रहा ना। हाँ दोनों दो आ गए ना, दो बीडी आ गए ना। एक सीडी उसने खुद हमें दिया, ये रहा एक सीडी उसने दिया 350 क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट सीडी कहाँ आता है? सीडी उल्टी जैसे डेबिट। फिर एक सीडी सबको मिला के हमने जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसे निकाल लिया। वैसे ही माइनस नहीं हो जाएगा कैसे? क्योंकि वो तो हमें हम पे उधार है और वो हमें मिल रहा है। अलग अलग शो करते हैं, जितना उधार है उसका हिसाब किताब अलग है और जितने पैसे लोगों से लेने उसका हिसाब किताब अलग है। ये कोई एक ही बंदा थोड़ी है, ये तो सारे डेटर का मिला के कंबाइंड अकाउंट बना है ना। तो कुछ डेटर है जिनको हमें पैसे वापस करने हैं, कुछ डेटर है जिनसे हमें पैसे लेने हैं, दोनों शो करने हैं हमें। पीएलसी का अभी मैं करार बना रहा हूँ। अच्छा इसके बाद पीएलसी देखें। पीएलसी ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ गया, दिया हुआ है देखें। 1 अगस्त को पीएलसी का बैलेंस कितना है? 7700 क्रेडिट बैलेंस है। तो 1 अगस्त 7700 आ गया। इसके बाद नंबर 2 क्रेडिट सेल तो आती नहीं है पीएलसी में, क्रेडिट परचेजेस आएंगी देखें। 55,400 क्रेडिट परचेजेस क्या करेगी? लायबिलिटी को बढ़ाएगी। 55,400 पेमेंट रिसीट नहीं आती, पेमेंट टू सप्लायर आएगी ना। कैश परचेज तो आती नहीं है पीएलसी में। पेमेंट टू सप्लायर कितनी है? 50,000 पेमेंट, 50,000 डिस्काउंट रिसीव्ड 600। डिस्काउंट अलाउड नहीं आता, बैड डेट नहीं आता, पीबीडी नहीं आता, सेल लेटर नहीं आता, इंटरेस्ट चार्ज नहीं आता, सेट ऑफ आता है 29। सॉरी मैं डेबिट साइड पे लिखना है, सॉरी डेबिट साइड पे लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड और सेट ऑफ कितना अमाउंट है दोनों का? 600 और 2920 29। अच्छा इधर कोई क्रेडिट या डेबिट बैलेंस एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ आखिर में। पीएलसी का देखें कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ एसएलसी का था वो हमने लिख दिया, पीएलसी का कोई एक और बैलेंस नहीं है। अब हम इसको नॉर्मल जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करें कितना बनना है? 7700 और 55,400 प्लस करें 63। यही बड़ी अमाउंट है, दोनों तरफ आ जाएगी। 8980 सीटी कितना रहा? 89 और ये फिर बीडी बन जाएगा ना। इसका डेट क्या आ जाएगी? 31 अगस्त और इसके बाद क्या आ जाएगी? 1 सितंबर। अगले महीने का दिखाना जल्दी है। हाँ बीडी करके ज़रूरी है, बीडी करके शो करना। अगर पीएलसी में कैरी डाउन डेबिट पे आ रहा हो मतलब नेगेटिव है। अगर पीएलसी में कैरी डाउन डेबिट पे आ रहा हो तो बिल्कुल डेबिट एसेट हो गया ना। ये वो सप्लायर है जिनको हमने एडवांस दिया वो उनसे पैसे लेने हैं। डॉलर 200 रुपये का हो गया। आज 7 रुपये बढ़ गया डॉलर, 7 रुपये बढ़ गया। इमरान खान नून की वजह से थोड़ी हुआ है। ब्लास्ट हुए इस मंथ में, ये भी उनकी वजह से नहीं, ये तो हमारी एजेंसी से काम है। भाई सबका हाल है, कोई अच्छी बातें कर ले, कोई अच्छी बातें नहीं कर पाते, हाल सबका ही है।
अच्छा यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए ये हमने वहां बना दिया टी अकाउंट। सुने, ये टी अकाउंट इधर बनने थे, ठीक है, खैर बना लिया हमने। अब आगे देखें ये वाली चीज, नेम द बुक ऑफ प्राइम एंट्री which Aisha would use to obtain the following information when preparing her SLCA। नवंबर 2021। ये कौन सी चीज, कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री से आएगी ना? सेल रिटर्न। SLCA की बात कर रहे हैं, SLCA में कौन सी रिटर्न होती हैं? सेल रिटर्न होती हैं। कौन से आएंगी, सेल रिटर्न या सेल्स रिटर्न जर्नल, एक ही बात है। डिस्काउंट अलाउड, कैश बुक में होता है डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट अभी चार्ज करा है, इंटरेस्ट के पैसे आए नहीं है। हाँ, जनरल। और कॉन्ट्रा एंट्री, यार वो कैश बुक की कॉन्ट्रा एंट्री अलग होती है, SLC वाली कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी जर्नल में जाती है। जर्नल बुक्स की बात कर रहा है, बुक्स की बात कर रहा है। ये भी तो हमें रिसीव करने का, सेल्स तो नहीं करी ना सेल्स पे तो हम इंटरेस्ट कर रहे हैं। आप, इंटरेस्ट चार्ज करो, सेल्स थोड़ी करो। अगर आप सेल्स की अब वो एक पेमेंट डिले कर रहे हो उसका आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो आपके सेल्स पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इस तरह तो डिसऑनर चेक भी तुम SLC में डाल, सेल्स बुक में डाल दो, नहीं होगा ना। अच्छा यार आगे सुनिए जल्दी से प्लीज। सजेस्ट टू रीजंस व्हाई SLCA had a credit balance of 420 on 1st August 2021। इसकी बात कर रहा है। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों था SLCA के अंदर? अभी बात हुई ना, SLC का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, नंबर 1। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? बताएं। एडवांस उन्होंने आया हुआ उनकी तरफ से, एक रीजन हो गया। सेकंड रीजन, नहीं, दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से रिटर्न्स आ गई हो पेमेंट के बाद, उन्होंने पैसे दे दिए फिर रिटर्न्स आ गई, सही है ना? रिटर्न्स आफ्टर पेमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने, आप लोगों ने मुझसे 100 रुपये का सामान खरीदा, आप चले गए, आपने उस वक्त तो पैसे दे दिए मुझे 100 रुपये, आपका हिसाब क्लियर हो गया। फिर आप आए, आपने बोला यार सर ये गुड्स तो डिफेक्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया आप वापस कर दें। मैंने कहा ठीक है, आपसे गुड्स वापस लिए, अभी तक मैंने आपको पेमेंट वापस नहीं करी, ये भी हो सकता है। नहीं होती ना हाथों हाथ, क्यों हो गया हाथों? जब उधार पे काम चल रहा है तो उधार पे होगा। 100-200 रुपये का सामान थोड़ी है, अब 10-10, 20-20 लाख रुपए का सामान है, मैं हाथ में थोड़ी कैश लेके बैठा हूँ, ये लोग गिनो बैठे गिन रहे। अब तो पैसे उसे चेक के थ्रू दिए, वही थोड़ी वो कैश दे रहा है भाई। उधार पे जब आप काम करते हैं तो 50-100 रुपये का काम थोड़ी उधार पे होता है यार। उधार की ट्रांजैक्शंस फिर मिलियंस की होती हैं। और एक और चीज़ भी हो सकती है, कोई एरर भी हो सकता है जिसकी वजह से बैलेंस क्रेडिट आ गया हो डेटर के अकाउंट के अंदर। एरर या मिस कैलकुलेशन की वजह से भी तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, सही। ये तीन रीज़न होगा, कोई 2 लिख देगा, ठीक है। इसके बाद वापस आ रहा हूँ, वापस देखें। कैश बुक वाली जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो कोई और एंट्री है। कैश बुक वाली कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? हाँ, वो कैश और बैंक की है। ये कॉन्ट्रा एंट्री डेटर और सप्लायर, SLC PLC वाली कॉन्ट्रा। किसका? रिटर्न्स आफ्टर पेमेंट। तीसरा रीजन हो सकता है मिस कैलकुलेशन और एरर।
यार आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जल्दी सुने। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन बुक्स owns an electrical wholesale business. The following balances appeared in his books on 30 सितंबर 2021. साल 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है इसका। इन्वेंट्री दी हुई है 8,000 की, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। नीचे दी हुई ओपनिंग यार, देखो डेटा देखें सुकून से, जल्दी नहीं है। परचेजेस हैं साल की, क्रेडिटर्स हैं, सेल्स हैं, डेटर्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, और ये आगे ओपनिंग इन्वेंट्री देखें। क्या डेट है? 30 सितंबर 2021, और ये क्या डेट है? 1 अक्टूबर 2020 ओपनिंग इन्वेंट्री। कह रहे सारी सेल और सारी परचेजेस उधार पे थी, सब क्रेडिट सेल थी और सब क्रेडिट परचेज। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। निकालेंगे आप लोग, सॉल्व करें जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट बनाएं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जल्दी जल्दी सॉल्व करें यार, टाइम वेस्ट नहीं करेगा प्लीज, जल्दी सॉल्व करें। अबे सॉल्व करना, कौन सा सवाल करे यार बैठ के 1 घंटे से यार। नहीं करना, लिख के आना, 2 मार्क्स ज़्यादा हैं इसके लिए। कम है, लिख देना ये, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। अभी तो करना तो है ना ऐसा। क्या चीज? हाँ, ट्रेड पेबल क्रेडिटर होता है। और प्रॉफिट को निकालना। सर इसी सॉल्यूशन में कंटिन्यू करके प्रॉफिट निकाला है। हाँ हाँ, कितना है सॉल्व इसमें बताओ ना। 48,000 आ रहा है। देखें सेल्स रेवेन्यू कितना है? 160। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? परचेजेस कितनी है? 109,000। परचेज रिटर्न वगैरह नहीं है ना? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 8,000। परचेज रिटर्न कैरेज कुछ नहीं है, सॉल्व करें। हाँ 1,20,000 है कॉस्ट ऑफ सेल। 1,02,000 फिर 160,000 माइनस होगा 48,000। अरे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 11 + 109 - 8 112, 1,12,000। जीपी आ गया 48। एक्सपेंसेस कितने दिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35 माइनस प्रॉफिट 12,000। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल लिया। सही है। इसमें क्या था? क्या आ रहा था? 1-2 है। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन पहले बनना। इसके बाद नेक्स्ट देखें, जीपी और नेट प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट जीपी मार्जिन
पहले फॉर्मूला भी लिखिएगा और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा। जीपी मार्जिन का फॉर्मूला है जीपी डिवाइड बाय सेल्स। और कौन सी सेल्स आती है इसमें? नेट सेल्स आती हैं। अभी तो इस सवाल में सिर्फ सेल ही दी हुई है। अगर किसी सवाल में सेल और सेल रिटर्न दोनों दिया हो तो सेल में से पहले सेल रिटर्न माइनस करिएगा, नेट सेल आएगी। तो जीपी डिवाइड बाय नेट सेल होता है। इस सवाल में जीपी डिवाइड बाय सेल ना देखें। जीपी कितना है? 48। सेल कितनी है? 1। 48 डिवाइड बाय 160 इंटू 100 तो 30% आ जाएगा मार्जिन। जीपी और नेट प्रॉफिट निकालना था। आप पॉइंट 2 सुने जल्दी से यार। ये थ्योरी देखते रहेगा आप। देखें थ्योरी कितनी पेपर में आती है, ज़्यादा आती है पेपर में थ्योरी। हर सवाल में आप ये समझे 20 मार्क्स अगर हर सवाल है तो मिनिमम 5 मार्क्स की थ्योरी रखें मिनिमम। तो 5 इंटू 5 सवाल मिनिमम साइड पे 25 से 30 नंबर की थ्योरी आएगी आउट ऑफ 100। यानी कि आपका पेपर 70% क्वेश्चन है और 30% थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी में ज़्यादातर जो थ्योरी है वो बहुत जनरल थ्योरी है। याद करने वाली थ्योरी क्या है? आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, उनके एप्लीकेशंस याद कर लेंगे। बाकी जो एमसीक्यूज़ में अच्छी खासी थ्योरी आपने देखी है। लेकिन कुछ जनरल थ्योरी आती है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, या इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है। रेशो की थ्योरी है, करंट रेशो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सब आपको लिखवाई भी है। वो सब एक एक पॉइंट पढ़िएगा। तो थ्योरी भी आपकी 30% बनाएगी पेपर को। 25 से 30% पेपर में थ्योरी होगी। अब देखें एडवाइस जाबिर ऑन 2 एक्शंस ही कुड टेक टू इम्प्रूव हिज जीपी मार्जिन। ये मार्जिन इंक्रीज करना है, इसको इम्प्रूव करना है। मार्जिन कैसे इम्प्रूव हो सकता है? एमसीक्यू जिस दिन हम कर रहे थे सेकंड लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था मार्जिन कैसे इंक्रीज होता है। लिखें आप अपने पास। रीज़न नंबर 1, इंक्रीज सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी दे रही है, सर्विसेज दे रहा है ना, होलसेल बिजनेस है, सेलिंग प्राइस बढ़ा दें। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बढ़ा दें या फिर कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर दें। रिड्यूसिंग कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दिस वुड इंक्रीज मार्जिन, और रिड्यूस कॉस्ट प्राइस। सस्ती करो तो होता है, सेल कम करो ज़्यादा करो उससे फर्क। यार आप लोग प्लीज़ खामोश बैठे यार। मैं आपको लास्ट टाइम बोला आप लोग खामोश बैठे, बीच में बात नहीं करें। ये बात उस दिन में लिखवाई थी। सेल्स ज़्यादा करने से और सेल्स कम करने से फ़र्क नहीं पड़ता। परचेजेस ज़्यादा करने से और परचेजेस कम करने से फ़र्क नहीं पड़ता। परचेज सस्ती करने से फ़र्क पड़ता, सस्ता सामान खरीदने फ़र्क पड़ता। और सेलिंग प्राइस महंगी करें, ज़्यादा का बेचें तो फ़र्क पड़ेगा। तो इंक्रीज सेलिंग प्राइस, सेल्स नहीं लिखा है यहाँ पे। आप सेल्स ज़्यादा कर लें या कम कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्कअप मार्जिन पे। परसेंटेज यही रहती है। मतलब मैं 10 यूनिट बेचूँ ना, उसका मार्जिन निकालूँ, यही आएगा। मैं 90 यूनिट सेल करूँ, उसका मार्जिन निकालूँ, यही आएगा। 2000 यूनिट बेचूँ, उसका मार्जिन निकालूँ, परसेंटेज यही आएगी। परसेंटेज चेंज नहीं होती सेल कम ज़्यादा होने से। सेलिंग प्राइस बढ़ा दूँ अगर तो मार्जिन बढ़ जाएगा, या कॉस्ट प्राइस को कम कर दूँ तो मार्जिन बढ़ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस बढ़ाने में डिसएडवांटेज ये है कि माइट बी पॉसिबल कि कॉम्पिटिटर सस्ता सेल कर रहा हो। इफ वी इंक्रीज सेलिंग प्राइस, बिजनेस माइट लूज कस्टमर टू कॉम्पिटिटर। वो कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। एक बात है, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाएं, ये ड्रॉबैक है उसका। मांगा नहीं है वैसे बता रहा हूँ। और कॉस्ट प्राइस कम करें तो कैसे कम हो सकती है? बल्क डिस्काउंट्स ले लें आप सप्लायर से, बल्क खरीदें वो आपको डिस्काउंट देगा, तो परचेज प्राइस कम हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। कैरेज सेव करें,
कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। इस तरह होता है, सही। इससे मार्जिन बढ़ता है और इसी को उल्टा कर दें तो मार्जिन कम हो जाएगा। कैलकुलेट डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर क्या होता है? डेटर इन डेज। राउंड अप योर आंसर टू द नियरेस्ट होल डे। मतलब ये कहना चाह रहा है अगर 35.6 आ रहा है आंसर तो उसको 35 कर दो या 36 कर दो, राउंड ऑफ करके लिखो, ये कहना चाह रहा है। तो डेटर इन डेज का क्या फॉर्मूला होता है? रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। ये रिसीवेबल टर्नओवर, डेटर टर्नओवर। डेटर कितने यहाँ बताएं हुए देखें कितने? 22,600 के डेटर हैं। 22,600 डेटर है डिवाइड बाय सेल्स, क्रेडिट सेल। अब यहाँ तो सेल दी हुई है 160 की और यहाँ लिख दिया इसने सारी सेल क्या है? क्रेडिट है, तो 160 आ गई क्रेडिट सेल इंटू 365। क्या आंसर आ रहा है? $51.52 डेज कर लेते हैं, ठीक। अगर 51.5 आया तो उसको राउंड ऑफ करेगा, कर ले 52। ये बताता क्या है? ये बताता है कि हमारे डेटर नॉर्मली कितने दिन लेते हैं हमें पैसे वापस करने में। नंबर ऑफ डेज डेटर टेक्स टू रीपे बिजनेस। 52 डेज लेते हैं डेटर हमसे जो उधार पे सामान खरीदे जाते हैं उसको वापस करना है। हाँ, एवरेज ऑन एवरेज। इसके बाद देखिए जाबिर वांट्स टू इंक्रीज हिज क्रेडिट सेल्स। अब ये जनरल है, ये सवाल जनरल है, अपने दिमाग से आंसर करिएगा। वो अपनी क्रेडिट सेल बढ़ाना चाहता है और वो ये सोच रहा है एंड इज कंसिडरिंग अलाउइंग हिज क्रेडिट कस्टमर्स एक्स्ट्रा 14 डेज अबव हिज करंट डेटर टर्नओवर। यानी कि ऑन एवरेज 52 डेज लेते ना ये लोग। वो कह रहा है यार मैं कहता हूँ 2 हफ्ते और दे देता हूँ इनको पेमेंट के लिए। कितने हो जाएंगे? 66 डेज कर देता हूँ और बोलता हूँ 66 डेज में पैसे देना। मुझे नहीं पता वो रिक्वायरमेंट में भी आगे क्या पूछ रहा है। वैसे इस पर अगर हम डिस्कशन करें, अगर आप डेटर के डेज बढ़ाते हैं ना तो ये नुकसान होता है इससे। एक फ़ायदा होगा कि हो सकता है ज़्यादा क्रेडिट टाइम देने से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सेल्स माइट इंक्रीज। एक कॉम्पिटिटर 30 दिन का उधार दे रहा है और हम लोग 60 दिन का उधार दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो लोग उससे खरीदेंगे जो 60 दिन का उधार दे रहा है। तो एक फ़ायदा इसका क्या है, अगर वो डेज डेटर के बढ़ाता है तो सेल बढ़ सकती है, ये फ़ायदा। नुकसान क्या है? जब हम डेटर को ज़्यादा दिन देते हैं ना तो चांसेस ऑफ डेटर गोइंग बैड बढ़ जाता है, बैड डेट होने के चांसेस बढ़ जाता है। नंबर 2, आपको पैसे इतने दिनों के बाद मिलेंगे तो बिजनेस का कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। नंबर 3, आप सप्लायर्स को पेमेंट कैसे करेंगे फिर जब पैसे ही नहीं आ रहे आपके पास? तो आप एक्सपेंसेस को पेमेंट कैसे करेंगे? ये इश्यूज आते हैं। और ये देखिए जनरल बात है, ये आपको भी पता है, हो सकता है यही पूछे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है advise owner whether he should allow his credit customers an extra 14 days above his current trade receivable turnover. Justify your answer. अब आप बताएं इसको ये देना चाहिए ज़्यादा दिन या नहीं देना चाहिए? आप ये सारी बातें लिखेंगे। देखिए नंबर 1, क्या ये श्योरिटी है सेल्स would increase if he allows customers further 14 days credit period? क्या श्योरिटी है सेल्स बढ़ जाएंगी इससे? नंबर 2,
increase in credit days might lead to cash flow problems. कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है. इसके अलावा चांसेस ऑफ डेटर्स गोइंग बैड वुड इंक्रीज. अब जस्टिफाई करने की बात कर रहा है तो मेरा दिमाग ये कहता है हमें यहाँ पे क्रेडिटर इन डेज भी निकाल लेना चाहिए. क्रेडिटर इन डेज से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने दिनों में पैसे पहुंचाने हैं वर्सेस हमें पैसे मिल कितने दिनों में रहे. अच्छा बिजनेस क्या है? अच्छा बिजनेस ये है, सुने, मैंने आपको आज सामान बेचा 1000 रुपये का. मैंने कहा 20 दिन में पैसे दे देना, तो मुझे पैसे कितने दिनों में मिलेंगे आपसे? 20 दिनों में. और मैंने सप्लायर से कमिटमेंट करी हुई कि मैं उसको 30 डेज़ के बाद पेमेंट करूंगा. तो ये तो आइडियल सिनेरियो है. पैसा 20 दिन में आ जाता है, देना कब होता है? 30 दिन के बाद. मतलब मेरा अपना पैसा लगा ही नहीं, उधार पे सामान खरीद के लाया, 30 दिन का टाइम ले लिया, वही सामान बेच के 20 दिन में पैसे निकाल लिया. या 5 दिन बाद बेचा, 25 दिन में आ गए, 26 दिन में पैसे आ गए, वही पैसे दे दिए उसको. ये तो आइडियल होता है, ऐसे ही होना चाहिए. हाँ, आपसे मुझे पैसे मिल रहे हैं 40 दिन में, मुझे उसको देने 30 दिन में, तो 10 दिन तो मैं फंस गया ना. ये सिनेरियो ख़राब हो जाता है. तो इसको डेटर को मज़ीद दिन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे ऐसा लगता है क्रेडिटर इन डेज हमें निकालना चाहिए. तो आप अगर क्रेडिटर इन डेज निकालें तो सॉल्व करें. क्रेडिटर इन डेज क्या है? क्रेडिटर पेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 365. करें सॉल्व. ये रहा डेटा, देखें. क्रेडिटर इन डेज निकालें जल्दी से. पेबल कितने? 11,600. यही निकालो. डिवाइड बाय परचेजेस कितनी है? ये सारी क्रेडिट परचेजेस हैं. क्या आ रहा है? 39 डेज. इसका मतलब बिजनेस को 39 डेज में पेमेंट करनी है क्रेडिटर को. आप बातें करो कि आपको पैसे मिले 66 डेज बाद, ये तो कैश फ्लो प्रॉब्लम करेगा. तो यहाँ पे आप अगर क्रेडिटर इन पेमेंट निकाले, कितना है? 39 डेज. इससे तो हम बोलेंगे नहीं भाई, इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, फर्दर डेज नहीं देने चाहिए, क्योंकि बिजनेस हैज़ टू पे इट्स सप्लायर्स इन 39 डेज. whereas recovery from debtor is already 52 days, which is already very late. और उसको भी वो इंक्रीज करेगा 14 डेज. तो ये तो कैश फ्लो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी. ठीक है. अच्छा, आगे देखें. कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज. यहाँ निकालने, अब हमने निकाल लिया पहले, यहाँ पे निकालना है. तो क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 360, कितना? 39 डेज आ रहा था ना. बैंक तो दिया ही नहीं है इसने, बैंक तो नहीं बताया इसने यहाँ पर ना. खैर, इसके बाद देखें. क्रेडिट सप्लायर आर प्रिपेयर्ड टू डबल द रेट ऑफ हिज ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड ही इंक्रीजेस हिज करंट मंथली परचेजेस बाय 20%. वो कह रहे हैं जितना हम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बारगेनिंग तुम्हें करके देते थे, हम उस बारगेनिंग को डबल पे ले जाते हैं. हम मज़ीद तुम्हें बारगेन करके देते हैं, लेकिन तुम 20% परचेजेस बढ़ा लो. एडवाइस वेदर ही शुड इंक्रीज हिज करंट मंथ परचेजेस बाय 20% टू अर्न एडिशनल ट्रेड डिस्काउंट. जस्टिफाई और आंसर. करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी. कॉस्ट कम हो जाएगा. और बताएं. कैश फ्लो प्रॉब्लम भी आएगा उसको. भाई पहली बात तो क्यों खरीद ले? जिस सामान की ज़रूरत होगी तब खरीदेंगे ना. वो महीने का एक्स्ट्रा खरीदना शुरू कर दें. बिक भी रहा है नहीं बिक रहा, तो सबसे पहले तो उसको ये देखना है सेल्स इंक्रीज होंगी नहीं होंगी.
सामान कब खरीदेंगे ना, जब सामान बिकेगा भी। तो सबसे पहली बात क्या देखेंगे, क्या बिजनेस वुड बी एबल टू सेल मोर गुड्स और नॉट। नंबर 2, क्या वो सप्लायर को पेमेंट कर सकेगा, सामान ज़्यादा खरीद रहा है, क्या पेमेंट कर सकेगा। भाई मुझे एक बात बताएं, जितने रुपए का सामान खरीद रहा होगा उतनी तो बार्गेनिंग नहीं हो रही होगी ना। अगर मैं 100 रुपये का भी सामान खरीदता हूँ और वो कह रहे 20% और खरीदो, 20 रुपये का और खरीदो, तो क्या 20 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा होगा मुझे? तो ट्रेड डिस्काउंट कम का मिल रहा होगा और मैं सामान 20 रुपये का खरीद लूँ। खरीदना भी तो एक्सपेंस है ना, तो मैं एक्सपेंस 20 रुपये का कर लूँ 2 रुपये की कमाई के लिए, तो ये कौन सा सेंस बनता है? समझ में आई बात? तो डिमांड होनी चाहिए, सामान खरीद के ला रहा है वो बिकना भी चाहिए, बिक रहा है तो सही है। फिर वही बात, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इसको, क्योंकि कैश और बैंक तो नज़र आ ही नहीं रहा, भाई पैसे हैं भी नहीं है। ये बातें इसमें बता देंगे। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है कि आप 20% आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना। Just for trade discount, business would not increase its purchases by 20%. स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, सही है ना। 5 नंबर का है तो आप 2.3 पॉइंट मैक्सिमम लिख लें, बहुत है। अदा समझ लें, 1 पॉइंट आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, 5 का मतलब 3 पॉइंट्स लिखना। ये नहीं करेगा कि बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो पता चला आपने 5 मार्क्स है मतलब 5 मिनट है, 5 मिनट में जितना लिखना है लिख दें, 2 पेज भरने भर दें। आपको एक थ्योरी अच्छी आती है तो आपने 20 मिनट उसी पे लगा दिए, 5 मार्क्स तो ले लिए, एक 20 नंबर का सवाल रह गया। तो ऐसा भी होता है कि अक्सर कुछ इतनी आसान थ्योरी आ जाती है कि आप उसको लिखने में ही लग जाते हैं कि इसमें पूरे मार्क्स आते हैं। नहीं, जितना लिखना है उतना लिखें बस, 2 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट लिखना है बस। वन साइडेड लिखनी है सर, कैश फ्लो प्रॉब्लम वन साइडेड नहीं, मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन लिखना, मतलब करनी भी पूरा चाहिए पूरा सेंटेंस पूरा करो। क्या चीज़? मतलब जैसे हाँ, कॉस्ट कम हो जाएगी, ये एडवांटेज है। हाँ सर, लेकिन वन साइडेड लिखना है, जैसे मैं लिखना चाहता नहीं, दोनों तुम क्या लिखना चाहते हो? कि नहीं करनी चाहिए सिर्फ उसके बारे में लिखो, या करनी भी चाहिए। नहीं, दोनों लिखना तो दोनों होगा आपको। भाई देखिए, करने का सेंस क्या बनता है, अगर वो परचेज ज़्यादा करता है उसका एक ही फ़ायदा, परचेज ज़्यादा करेगा तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कॉस्ट कम होगी। लेकिन वो तभी फ़ायदा है कि अगर इतनी सेल्स की डिमांड है, वही पहली वाली बात में कवर हो गया। अगर बिजनेस सेल्स इंक्रीज कर सकता है तो ये काम करे, वरना तो सेंस ही नहीं बनता इसको करने का, कोई भी कंडीशन इसके लिए नहीं है फेवरेबल। कैश फ्लो प्रॉब्लम बात करना थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी देखें, कंपैरेटिवली बहुत आसान सवाल है मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिनिश गुड्स कहाँ आता है? इनकम। रॉ मटेरियल परचेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है, और इस सवाल में इसने फिनिश गुड्स भी खरीदे। फिनिश गुड्स भी खरीदे ना,
जो फिनिश गुड्स की परचेजेज है वो कहेंगे इनकम, तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फिनिश गुड इनकम स्टेटमेंट। कैरेज रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिनिश गुड का इनकम स्टेटमेंट, डायरेक्ट वेजेस इज डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री की वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओवरहेड्स, फैक्ट्री मशीन और उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट, फैक्ट्री के जनरल एक्सपेंसेस ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग, रेट्स एक्सपेंस है लेकिन ये फैक्ट्री में जाएगा ऑफिस में जाएगा उसका डिवीजन ये आगे बता देगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, रॉ मटेरियल WIPP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट, और ये सेल्स आ गए इनकम स्टेटमेंट। यार तुम लोग ऑन 31 जुलाई 2021 रेट्स प्रीपेड हैं 500 रुपये के, तो पहले प्रीपेड और अक्रूड को एडजस्ट कर लो। प्रीपेड है तो पहले ये माइनस करते हैं। रेट्स कितने हैं? 5300 दिए हैं यहाँ पे, तो 5300 माइनस 500 कितने बचे? ये रेट्स हैं। इसका 75% फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा ओवरहेड्स में, तो इसका 75% निकालें कितना आता है, और बाकी 25% 1200 ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो पहले प्रीपेड माइनस करा, प्रीपेड माइनस करके जो एक्सपेंस का अमाउंट आ गया उसका 75 और 25% डिवीजन हो गया। फिर ये बोला ऑन 31 जुलाई 2021 फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड्स अक्रूड है। जर्नल ओवरहेड का ये रही अक्रूड है फैक्ट्री का 230। फिर ये कह रहे हैं मशीन को 20% रिड्यूसिंग से डेप्रिशिएट करना है। मशीन की कॉस्ट देखें कितनी है 47, पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है 11,000, तो 47,000 माइनस 11,000 क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या बचेगा 36, इस पे लगा दें 20%, 7200 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये फैक्ट्री का नॉन करंट एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है पहले तो इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखें, रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल का ओपनिंग यहाँ देखें कितना है 5820। रॉ मटेरियल ओपनिंग के बाद परचेजेस देखें रॉ मटेरियल की। यार आप लोग उसमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर दिया है यार, जैन पढ़ लो, पूरे साल पढ़ा है, क्यों सत्यानाश करो अपनी पढ़ाई को। एक जिसने नहीं पढ़ा पूरे साल, एक जिसने पढ़ा है पूरे साल, आखिर में आके दोनों एक जैसी हरकतें करें तो क्या सेंस बनता है उसका। मंडे को पेपर है, 4 दिन और पढ़ना है, पढ़ लो यार उसको। रॉ मटेरियल की परचेजेस देखें कितनी 34,200। कैरेज इनवर्ट है ना इसका, रॉ मटेरियल का कैरेज इनवर्ट कितना है, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल 410, और परचेज रिटर्न तो है नहीं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट में थी क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की 6030। इसको सॉल्व कर लें। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, कैरेज रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट मटेरियल कितना 34, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस के नाम से दी हुई 67,200। रॉ मटेरियल को सॉल्व करते तो डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह तो कुछ भी नहीं है ना, ऐड कर लें प्राइम कॉस्ट आ जाएगी
101,600। ओवरहेड्स पे आ जाएं फैक्ट्री के। ये फैक्ट्री के वो खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट है। क्या क्या हुआ है फैक्ट्री के, अब शुरू से देखते हैं एक्सपेंसेस। WIP तो आखिर में आएगा। रॉ मटेरियल की परचेजेस आ गई, फिनिश गुड IS में जाएगा, कैरेज रॉ मटेरियल आ चुका है, फिनिश गुड IS, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी है? 24,000। इसके बाद फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है ना, हमने निकाली है डेप्रिसिएशन। देखें ये डेप्रिसिएशन है ना, इससे देखें क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी इससे। डेप्रिसिएशन ये रही आखिर में 47 कॉस्ट थी, पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस, इस पे लगी परसेंटेज 7,200 डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री का एसेट है ना, तो इधर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी 7,200, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री जनरल ओवरहेड्स हैं 16,400, 230 अक्रूड। फैक्ट्री जनरल ओवरहेड्स 16,400। इसका अक्रूड प्लस कर दें, ऐड अक्रूड। कितना अक्रूड है इसका? 230। इसके बाद रेट्स हैं 5,300 के, तो हमने रेट्स में से पहले क्या करा देखें, प्रीपेड था वो माइनस करा, फिर डिवाइड करा इसको। तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना आ जाएगा? 3,600। $3,600। और कोई चीज़ तो नहीं है? टोटल करें, फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, उसके बाद इनको टोटल कर लें। कितना? 153,03 वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ये रहा 1750 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये रहा 2780। ये वैल्यू देख लें, यही थी WIP की 1750 2780, 1750 और 2780। तो ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस करके बताएं क्या आ रहा है। 15 ऐड कर लें ऊपर प्राइम कॉस्ट में। गलत है ना, 153030 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कितना आ रहा है? 51 5143 और इसमें ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस करके कितना आ गया सम बताएं मुझे इसका। 51430 को प्लस और 2780 को माइनस, कितना? 50400 और ऊपर प्लस करें उसको 152,000। ये आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद आगे देखें, पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, पहले इसको देख लें फिर आप लोग कॉपी कर लिएगा। सबसे पहले आ जाएंगी सेल्स रेवेन्यू। देखें सेल्स कितनी है सवाल में, ये लास्ट में दी हुई देखें 223,000 सेल्स है सबसे आखिर में 223।
तो सेल्स आ जाएंगी 223। सेल रिटर्न तो नहीं है ना? कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स यहाँ पर आती है। आप लोग बिल्कुल पेपर में कोई एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करेगा, पूरा लिखेगा ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ये रही 12360। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना? 152,000 है। परचेजेस भी हुई हैं फिनिश गुड्स की इस सवाल में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ की, परचेजेस भी हैं फिनिश गुड्स की। देखें परचेजेस कितनी है फिनिश गुड्स की। ये रही परचेजेस, फिनिश गुड्स की परचेज ये रही 3,900। कैरेज इनवर्ट, कैरेज ऑन परचेज फिनिश गुड्स देखें कितना है कैरेज फिनिश गुड्स का? 80 है ना। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो इधर आ गई, फिर जो फिनिश गुड्स खरीदे वो इधर, और कैरेज फिनिश गुड्स का इधर। रिटर्न्स तो नहीं है फिनिश गुड्स की। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स लिख लेते हैं, ये आखिर में दी हुई थी क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये रही 1034। सॉल्व कर लें। 158,000। इसको ऊपर सेल्स में से माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 65। अदर इनकम थी कोई नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन कह रहे हैं। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तक काम करना है बस। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन, ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है जीपी तक। अदर इनकम तो कोई है नहीं। अगर एक्सपेंसेस लिखने भी होते, अगर लिखने होते, वैसे नहीं लिखने। ट्रेडिंग सेक्शन में मतलब जीपी तक होता है। वो एक्सट्रैक्ट कहता है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अगर एक्सपेंस में आए तो एक रेट्स एक्सपेंस था जो इनकम स्टेटमेंट में जा रहा था, बस एक ही था ना। अब बैलेंस शीट पे उसके बाद नेक्स्ट देखें। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। हाँ, कौन बोला? यार जल्दी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या भी चल इधर देखें, जल्दी सुने। DH Limited, a customer of KA Limited has been declared bankrupt। तो ये जो DH Limited है, ये DH Limited bankrupt हो गई, बैड डेट हो गई। 350 रुपये का बैड डेट हो गई। तो बैड डेट की डबल एंट्री बनानी है। बैड डेट क्या है? एक्सपेंस, इरिकवरेबल डेट, बैड डेट, एक्सपेंस, डेबिट। 350 का एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो गया। और डेटर DH लिमिटेड रिसीवेबल चला गया, क्रेडिट हो गया। तो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस और DH लिमिटेड क्रेडिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। नरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, वरना होती क्या? रिसीवेबल रिटन ऑफ बाय बिजनेस।
अब आगे देखें, के ए लिमिटेड मेंटेन्स अ पीबीडी. एक्सप्लेन हाउ मेंटेनिंग अ पीबीडी इज एन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसमें मैचिंग आपको एक्सप्लेन करना है और प्रूडेंस आपको एक्सप्लेन करना है. मैचिंग क्या है? अ बिजनेस शुड मैच ऑल इट्स एक्सपेंसेस against the incomes it has earned. So PBD is also an expense and has to be set off against सही ना. तो सारे एक्सपेंस लिखो आप, सारी इनकम्स लिखो, पीबीडी एक एक्सपेंस है उसको भी हमें लिखना पड़ेगा. इंक्रीज इन पीबीडी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. प्रूडेंस क्या कहता है? पीबीडी वाली बात, अ बिजनेस शुड रिकॉर्ड ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस and should not record any gains until realized. पहली बात है मतलब होने वाले लॉसेस आप पहले से लिख लो. तो ये बैड डेट, ये पीबीडी क्या होता है? ये वो डेटर है जो अभी बैड डेट हुए नहीं है लेकिन हमें लग रहा है शायद बैड डेट हो जाएंगे, तो ये होने वाला नुकसान है, हम पहले से लिख लेते हैं. और ये कह रहे हैं गेंस तब तक नहीं लिखो जब तक वो हो ना जाए. खर्चे होने वाले पहले लिख लो और जो फायदे होने वाले हैं उसको तब तक नहीं लिखो जब तक वो फायदा हो ना जाए, उसको इनकम में नहीं डालो. सही है. इसके बाद नंबर 4 पिक्चर भेज दूंगा. चल देखिए नंबर 4. पाँच निकेता इज अ ट्रेडर. द टोटल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एट 30 जून डिड नॉट अग्री. ध्यान से सुने. द डेबिट्स एक्सीडेड द क्रेडिट्स बाय 2600. यहाँ ध्यान से सुने. वो कह रहा है जब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया ना तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी. सही ना. ये लिख रहे हैं ना, द डेबिट्स एक्सीडेड द क्रेडिट्स बाय 2600. डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी. और डेबिट साइड कितनी ज़्यादा थी? 2600 ज़्यादा थी. जब डेबिट साइड ज़्यादा थी तो हल्की कौन सी हुई? क्रेडिट हल्की हुई. क्रेडिट कितने से हल्की है? तो हल्की साइड पे हम सस्पेंस डालते हैं ना, तो क्रेडिट कितने से हल्की है? तो क्रेडिट पे आ गया सस्पेंस अकाउंट. हल्की साइड पे आता है ना सस्पेंस अकाउंट. क्रेडिट साइड हल्की थी 2600 से, तो क्रेडिट पे आ गया सस्पेंस अकाउंट 2600. इसके बाद हम क्या करेंगे? सस्पेंस का टी अकाउंट बनाएंगे. ब्रॉड डाउन कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे कितना? 20. अब आगे सुनो. इंश्योरेंस ऑफ 2500 had been entered as 4500 in insurance account. यहाँ रुक जाए. कहाँ गलती करी है? सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के अकाउंट में गलती करी है. इंश्योरेंस में गलती करी है. एक चीज़ है, सस्पेंस तो आएगा. सिर्फ इंश्योरेंस में गलती हुई है ना, सस्पेंस आएगा. इंश्योरेंस है क्या चीज़? एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम. इंश्योरेंस क्या है? तो एक्सपेंस में गलती करी है. क्या करा? एक्सपेंस कितना था? 2500 था. कितना लिख दिया है? तो एक्सपेंस को ज़्यादा किया हुआ है, कम किया हुआ है? कितने से ज़्यादा किया हुआ है? तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस को कम कर देंगे. एक्सपेंस 2000 से ज़्यादा हुआ है तो हम एक्सपेंस को कम कर देंगे 2000 से. एक्सपेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट. तो हम बनाएंगे एक्सपेंस क्रेडिट. ये ठीक हो गया. ज़्यादा हुआ था 2000, क्रेडिट करा, ठीक कर दिया, हो गया ठीक.
तो अब डेबिट पे कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा? ये हो गई पहली एंट्री। नंबर 2 सही है। एक्सपेंस 2000 ओवरस्टेटेड था, हमने एक्सपेंस को कम कर दिया। एक्सपेंस कम करने के लिए हमने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। तो ठीक हो गया एक्सपेंस। डेबिट करने के लिए कुछ था नहीं, सस्पेंस को डेबिट कर दिया। नंबर 2 द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इन कैश बुक ऑफ 500 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन जनरल लेजर। वो क्या कह रहा है? डिस्काउंट रिसीव था 500 रुपये का, हमने डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा, एक गलती। इनकम नहीं लिखी, एक गलती। और हमने क्या करा? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। अलाउड का तो लेना देना ही नहीं था, अलाउड तो था ही नहीं। तो दो गलतियां हुई यहाँ पे। अलाउड को खामा खाई में डेबिट किया हुआ है, कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। अलाउड को खामा खाई में डेबिट किया हुआ है। और रिसीव्ड जो इनकम थी, जो क्रेडिट होनी थी, उसको क्रेडिट किया नहीं है। बनाए इसकी एंट्री आप। मैं 1 मिनट मारूं सर। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम थोड़ा ऊपर कर देंगे, यूं नहीं मतलब वो ऊपर वाली स्टेटमेंट जरा देखिए। क्या लिखे? एरर नंबर 2 को रिकॉर्ड कर, एरर नंबर 2 की करेक्शन लिखें। अलाउड को खामा खाई में डेबिट किया है ना, उसको ठीक करते हैं। अलाउड को बिला वजह डेबिट कर दिया, एक चीज़ को बिला वजह डेबिट कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यह एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 500। देखिए, अलाउड को बिला वजह डेबिट किया हुआ था, ठीक करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अलाउड ठीक हो गया। और रिसीव्ड इनकम होती है, उसको नहीं लिखा हुआ। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ये एरर ठीक हो गया। रिसीव्ड जो इनकम थी, नहीं लिखी हुई थी, लिख दिया। अलाउड जो खामा खाई में डेबिट हुआ था, उसको क्रेडिट करके ठीक कर दिया। ये दोनों ठीक हो गए। डेबिट करने के लिए कुछ नहीं, क्या आ जाएगा? 1000। नंबर 3 पे आ जाए। अब सुना आगे। क्रेडिट सेल्स 1400 टू काजल। यहाँ रुक जाए। काजल को हमने क्रेडिट सेल्स करी है। क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। कह रहे सेल्स के अकाउंट में तो ठीक लिखा, डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल को सही क्रेडिट किया, लेकिन काजल के अकाउंट में 1000 डेबिट कर दिया। कितना डेबिट होना था? 1400। कितना डेबिट हुआ है? तो कितना कम डेबिट हुआ है? तो और डेबिट कर दें 400। डेबिट 400। एरर ठीक हो गया। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। चौदह 1,400 की सेल करी है, उसके अकाउंट में कितना लिखा था? 1000 लिखा था, तो 400 कम डेबिट करा था। सेल ठीक लिखी थी, तो उसके अकाउंट में 400 और डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लास्ट देखें। चेक ऑफ 700 रिसीव फ्रॉम अनीसा, जो भी है ये, हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट क्रेडिटेड टू आयशास अकाउंट। देखिए, डेटर से चेक मिलता है ना, तो एंट्री क्या बनती है? डेटर से चेक मिलता है तो बैंक डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होता है। तो कह रहा है बैंक तो सही डेबिट किया है, बैंक में मसला नहीं है, उसको साइड में कर दो। डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, तो डेटर क्रेडिट करा है, लेकिन डेटर अनीसा के बजाय आयशा को क्रेडिट कर दिया बिला वजह। एरर ऑफ कमीशन है। आयशा को खामा खाई में क्रेडिट कर दिया और अनीसा को क्रेडिट नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? इसमें सस्पेंस नहीं आता ना, क्या करेंगे? आयशा को खामा खाई में क्रेडिट किया हुआ, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट 700। और अनीसा को क्रेडिट करना था, नहीं किया था, अब कर देते हैं क्रेडिट 700।
सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है। डबल एंट्री यहाँ बनानी थी 1 to 4 नरेटिव्स और नॉन रिकॉर्ड, हमने वहाँ बना दी। फिर ये बोला सस्पेंस का टी अकाउंट बनाए। ब्रॉड डाउन कहाँ आ रहा था, क्रेडिट पे आ रहा था ना। जो हल्की साइड है वहाँ आता है सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड हल्की थी तो क्रेडिट पे आ गया था सस्पेंस 2600, यही था ना। देखें क्रेडिट हल्की थी, डेबिट बढ़ी हुई थी, यहाँ आ गया था सस्पेंस क्रेडिट पे। वही हमने लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। डेबिट एक्सीडेड द क्रेडिट। अब एरर नंबर 1 देखें, जल्दी देखें। सस्पेंस डेबिट हो रहा है 2000 से। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है पहले एंट्री में, डेबिट 2000, इंश्योरेंस का नाम आ जाएगा। सस्पेंस डेबिट हो रहा है 2000 से, डेबिट हो गया, क्या नाम आ गया, इंश्योरेंस का नाम आ गया। इसके बाद नंबर 2 एंट्री में सस्पेंस फिर डेबिट हो रहा है 1000 से। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव 500। सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1000 से, तो डेबिट पे हमने लिख दिया 500 1000 डेबिट पे आ गया। एक डिस्काउंट अलाउड का नाम आ गया और एक डिस्काउंट नहीं, अलग अलग, दो अलग चीज़ें अलग अलग। पेज में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 400 से। देखें सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 400 से, क्रेडिट हो रहा है 400 से काजल की वजह से। और आखिर में सस्पेंस है ही नहीं। यहाँ कितना हो गया, 3000 बैलेंस हो गया ये। नेक्स्ट देखें, जल्दी सुने। कंप्लीट द स्टेटमेंट टू शो द अफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग एरर्स। अगर इन एरर्स को हम करेक्ट करते हैं फिर प्रॉफिट पे क्या अफेक्ट आएगा, ध्यान से सुनो। एरर नंबर 1, प्रॉफिट 28 दिया हुआ है। करेक्टिंग एंट्री देखें नंबर 1, इधर देखें जल्दी सुने। इसमें क्या है, सस्पेंस तो आता नहीं है, प्रॉफिट से सस्पेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, सस्पेंस कोई चीज़ ही नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसमें एक्सपेंस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है मतलब कम हुआ है, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है मतलब एक्सपेंस कम हुआ है। क्या है देखें, एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस हमने कम किया है। एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, कितने से कम किया था 2000, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 2000 से। तो प्रॉफिट में ऐड कर दें 2000, सही है। नंबर 2 एरर देखें, जल्दी देखें नंबर 2। डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है ना, ये क्या हुआ हुआ है, क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब कम हुआ हुआ है, ज़्यादा हुआ हुआ है। यहाँ पे भी एक्सपेंस कम हुआ हुआ है 500 से। यहाँ आते हैं वापस, तो एक्सपेंस क्या हुआ हुआ है, 500 से कम हुआ हुआ है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज़ भी है ना इसमें, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। इनकम क्रेडिट हो रही है। इनकम क्रेडिट कब होती है, जब बढ़ती है। तो इनकम बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है इनकम, इनकम बढ़ भी रही है 500 से। नहीं, इनकम बढ़ रही है 500 से। अब मेरी बात सुने, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज में लिख दिया। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट, बासित बेटा पढ़ लो, फिर आखिरी दिन परेशान होते हो। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट 1000 से बढ़ेगा। एक्सपेंस 500 से कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया 500 से। इनकम भी बढ़ गई 500 से, प्रॉफिट और बढ़ गया 500 से, तो 1000 से बढ़ गया। नंबर 3, ये डेटर है। डेटर सस्पेंस तो देखते नहीं है, डेटर है। नंबर 3 में क्या है, डेटर है। डेटर तो इनकम स्टेटमेंट में आता ही नहीं है, तो डेटर का कोई अफेक्ट, नो अफेक्ट। नंबर 4, ये भी डेटर और डेटर है, इसका भी नो अफेक्ट, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। इसको ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे ही होता है डेटा में। हाँ, डेटर एसेट होता है तो इसको ऐसे नहीं देखेंगे, मतलब कम आता
चलो एसेट कम ज़्यादा भी हो गया तो एसेट तो आते नहीं इनकम स्टेटमेंट में, तो प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगा? और प्रॉफिट को तो इनकम या एक्सपेंस ही अफेक्ट करेगा ना सर। कितना आ जाएगा प्रॉफिट करेक्टेड बताएं? 28,000 प्लस 3,000 31 सही है। बस 5 मिनट में कर लेते हैं, खत्म करते हैं। साइमन हैज़ अ बिजनेस सेलिंग ऑफिस स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी, ध्यान से सुने, 2019 ही ओन्ड 2 डिलीवरी व्हीकल। अब ध्यान से सुने, पहली जनवरी 2019 को 2 डिलीवरी व्हीकल पहले से रखे हुए थे, ब्रॉट डाउन। जो पहले से एसेट होते हैं वो क्या है? ब्रॉट डाउन। कितने के थे जो पहले से थे? एक 30,000 का था, एक 25,000 का था, तो 55,000 का ब्रॉट डाउन होना चाहिए, पहले से थे। तो देखें ब्रॉट डाउन डला पे 55 का। फिर बोल रहा है साइमन यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिशिएटिंग डिलीवरी व्हीकल से SLM यूज करता है। 20% ऑन कॉस्ट लगता है, और कब लगता है? with the rate being applied for each part of the year for which the delivery vehicle are owned, month to month basis। जितने महीने तक ओन करते हैं उतने महीने तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मंथ टू मंथ हो गई, ईयर एंड पॉलिसी नहीं है, मंथ टू मंथ। ड्यू टू अ डिक्लाइन इन बिजनेस डिलीवरी व्हीकल बी वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ रुक जाएं, 31 मार्च 2020 यानी कि अगले साल की बात कर रहा है, सॉरी 19 नहीं 20 में ना। एक व्हीकल उसने बेच दिया, डिलीवरी व्हीकल बी बेच दिया। कितने का बेचा? 10,350 का बेचा, और डिलीवरी व्हीकल अभी तक उसके पास है। कह रहे 2 साल का अकाउंट बनाना है, 19 और 20 का, 2 साल का। अब मुझे एक बात बताएं, 19 में कुछ हुआ है? कॉस्ट अकाउंट है भाई, डिलीवरी व्हीकल अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंट है। साल के शुरू में कितना था? 55 था, 2 थे। क्या कोई खरीदा कोई बेचा 19 में? 19 में तो कोई खरीदा भी नहीं और कोई बेचा भी नहीं। इसको बैलेंस कर देते हैं। ना एडिशन आया ना डिस्पोजल आया, कॉस्ट अकाउंट में यही आता है ना, नहीं आया। तो CDB कितना आ गया? 55 आ गया। कब आ गया? साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2019। और ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 2020। ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 50। सही है। इसमें देखें 2020 में क्या आएगा? एडिशन। एडिशन तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, खरीदा तो कुछ भी नहीं है, बेचा है। कब बेचा है? मार्च में बेचा है ना, मार्च 2020 में बेचा है। डिस्पोजल। और कॉस्ट अकाउंट में क्या लिखते हैं? जो बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, जितने का बिका वो नहीं लिखते, जितने का वो एक्चुअली था। एसेट नंबर 2 कितने का था? यहाँ देखें, बी कितने का था? कॉस्ट 25,000, कॉस्ट आ गई इसकी 25,000। इसको बैलेंस कर लें, नेट बुक वैल्यू से करते हैं। 55 यहाँ है, 25 वहाँ है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 55 और यहाँ CD आ जाएगा कितना? 30। और डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। और CD को BD करके ख़त्म करेंगे हम। BD करें इसको 30 जनवरी 2021। ये कॉस्ट अकाउंट हो जाएगा। पहले साल कुछ भी नहीं था, एडिशन भी नहीं था, डिस्पोजल भी नहीं था, तो यही CD बन गया। फिर ये BD बना। एडिशन अभी भी कुछ नहीं है, बट डिस्पोजल हुआ है। और डिस्पोजल में क्या लिखते हैं? जो बेचा उसकी कॉस्ट, बी वाला बेचा उसकी कॉस्ट। सही है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का, 19 का और 20 का। 11,000 पहले से दी हुई है डेप्रिसिएशन। इस साल जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस नाम से लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से सुने बात, इनकम स्टेटमेंट। 2 व्हीकल हैं, 1A और डिलीवरी व्हीकल। पहला वाला कितने का था? दूसरा कितने का था? क्या 2019 में ये पूरे साल रहे हैं या नहीं रहे? 20 में बिका है ना, 19 में तो पूरे साल रहा है ना ये हमारे पास। दोनों थे ना पूरे साल 19 में, पहली जनवरी से थे दिसंबर तक थे। पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 19 में। कितनी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की? स्ट्रेट लाइन है ना, कॉस्ट पे लगा देते हैं। 6,000 आ गई इस साल की और 5,000 आ गई। कितनी हो गई? 11,000 ही हो गई इस साल की। इससे क्या पता चलता है? इस साल की 11 है और ब्रॉड डाउन में क्या है? 11। ब्रॉड डाउन में 11 होने का मतलब अभी तक जो एसेट हैं उन पे 11,000 ही डेप्रिसिएशन लगी थी, यानी कि उनको कितने साल हुए थे? एक ही साल हुआ था अभी।
और ये दूसरा साल है 19 के जिसमें हमने 11 लगाया। अगर ये 22 होता ब्रॉड डाउन तो हम क्या कहते हैं? 2 साल हो चुके हैं। 33 होता तो हम क्या कहते हैं? 3 साल हो चुके हैं। तो 11 का मतलब उनको एक ही साल हुआ है। इस साल की भी कितनी निकली? एक ही साल की 11, तो अब 2 साल हो जाएंगे मिला दिया हुआ है। 18 का सीडी होगा, वही तो 19 का बीडी बना। 11,000 इस साल के आगे इनकम स्टेटमेंट। डिस्पोजल नहीं हुआ ना 19 में कोई, सीडी निकालना। 22,000 सीडी 31 दिसंबर 2019। अब आ जाए आगे। 1 जनवरी 2020 ब्रॉड डाउन 22,000 IS। अब 2020 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। यहाँ पे महीनों की कहानी है, क्योंकि 2020 में एक एसेट तो पूरे साल चला है। कौन सा वाला? नंबर 1 वाला ए। एसेट ए तो पूरे साल चला है, वो तो बिका ही नहीं है। बी बिक गया है 2020 में। तो पहले ए की वर्किंग करता है। कितने का था? इसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। क्या ये 2020 में पूरे साल चला है? नहीं चला है? इसकी तो 6,000 आ गई पूरे साल की। बी की बात करें, बी कब बेचा है यार? डेट देखें, इधर देखें। बी कब बेचा है? 31 मार्च को बेचा है। साल कब शुरू होता है? जनवरी में। कितने महीने चलकर बिका है इस साल? ये जैन चला है, फेब चला है, मार्च की 31 मार्च पूरा चल के बिका है। तो 3 महीने चला ही इस साल, फिर बिक गया, फिर नहीं चला हमारे पास। 3 महीने चला इस साल। तो कितने महीने चला है इस साल? 3 महीने। 3 महीने की लगी। कितनी कॉस्ट है? 25। 20% पूरे साल का बनता है, हमें 3 मंथ्स का लगाना है। इंटू 3/12 क्या आ गया? टोटल कितना हो गया? 7,000। चेक कर लें, यही है। $30,000 वाला पूरे साल था, 20% लगा, पूरे साल का आ गया। 25,000 वाले पे 20% लगाया, लेकिन वो पूरे साल नहीं रहा। वो जैन चला, फेब चला, मार्च की 31 तारीख को चल के बिक गया। 3 महीने चला, तो 3/12 फिर दिया। तो कितनी आ गई उसकी? 1,500। उसकी 6,000 मिलाएं, 7,500 आ गई इस साल की। तो इस साल का IS आ गया 7,000। पता नहीं, आप लोगों ने बताया मुझे। कितना आ रहा है? 12 7 2 ये आ जाएगा IS 725 देगा। अब आ जाए डिस्पोजल पे। मार्च में हो रहा है ना डिस्पोजल 2020। अब PFD अकाउंट में डिस्पोजल क्या आता है? जो एसेट हमने बेचा है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन आती है। जो एसेट हमने बेचा है उसकी आज तक की। अब आप बताएं कितने टाइम की होगी डेप्रिसिएशन उसकी? एक तो ये रही, एक 19 वाले साल की है। बी बेचा है ना 19 में, कितनी लगी इसके ऊपर? 19 में लगी है 5। 2020 में कितनी लगी है इसके ऊपर? तो एक इस पे लगी है 5,000, एक इस पे लगी है 1250, और एक इस पे 1 साल पहले से है। ये हमने कहाँ से वर्किंग करी है? देखें इधर, हमने तो 19 से वर्किंग करी है ना, हमने तो 19 की लगाई है। ये कब से हमारे पास है? ब्रॉड डाउन भी तो 11,000 का, इसका मतलब कि 1 साल पहले से था। तो ये कब से था हमारे पास? 2018 से था। ये चीज़ पकड़नी है सवाल में, क्योंकि जो बेचा है वो कब खरीदा था ये नॉर्मली हर सवाल में बताता है, इस सवाल में नहीं बताया। ये हमने खुद देखा। कैसे देखा? जब हमने इस साल की डेप्रिसिएशन लगाई थी ना, 5 और 6 और 5 11, और हमने IS आके लिखा था यहाँ पे 11। हमने कहा था यार IS तो 11 है, इस साल की 11 है, ब्रॉड डाउन भी 11 दिया हुआ है। इसका मतलब लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन में क्या होता है हर साल की? सेम। जब इस साल की 11 है और ब्रॉड डाउन 11 का मतलब पिछले साल की भी 11 थी, वो ब्रॉड डाउन में आ गई। उससे पिछले साल था ही नहीं ऐसा, वरना वो भी ब्रॉड डाउन के अंदर होती, वरना ब्रॉड डाउन 22 होता फिर। तो 1 साल और पहले से था ये, तो 1 साल और पहले से था, तो इसका मतलब कितनी होगी 1 साल पहले से इसकी? 5,000। तो 5 ये 5 क्यों नहीं है? क्योंकि इस साल तो 3 महीने चला है ना, वो जैन फेब मार्च, इसलिए 5 नहीं है, ये 3 महीने की है। प्लस कर लें तो जो बेचा उसकी कितनी हो गई? 11,200। तो जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन आ गई 11,250। CD निकाल लें, कितना आ गया? BD प्लस IS माइनस डिस्पोजल
जो भी आ रहा है आप लोग कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, उसको BD करके छोड़ देगा। अब आ जाए इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। सर अगर RBM वाला हो उसके अंदर तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं देगा फिर RBM वो। डिस्पोजल अकाउंट, देखिए डिस्पोजल अकाउंट में क्या आता है, जो बेचा उसकी कॉस्ट, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन और बेचकर जो पैसे मिले। डेट क्या आएगी डिस्पोजल अकाउंट में? डिस्पोजल अकाउंट में डेट सिर्फ एक ही आती है जिस दिन वो बिका, सारी वही डेट्स आती हैं। किस दिन बिका? 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000। जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 11,200। और बेचकर पैसे कितने मिले इसने यहाँ बताया हुआ है, बेचकर 10,350 रुपये मिला। अकाउंट बैलेंस करें, CD बताएं किस तरफ आ रहा है, डेबिट क्रेडिट? ये भी 31 मार्च, कितना आ रहा है? 3,400। CD यहाँ पर आते तो उसको CD नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? लॉस। सही है। फिर लास्ट पॉइंट सुने जल्दी से। Simon's sister Yasmin is also in business and depreciate her delivery vehicle by reducing balance method. Simon is considering whether to apply reducing balance method to his delivery vehicle. Advise Simon whether he should apply reducing balance method. Justify your answer. देखिए नंबर 1, वो कह रहा है वो सोच रही है कि रिड्यूसिंग इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसकी बहन भी रिड्यूसिंग इस्तेमाल कर रही है डिलीवरी व्हीकल पे, तो हमें ये सजेस्ट करना है वो डिलीवरी व्हीकल पे रिड्यूसिंग इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए नंबर 1, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? जो भी आपने मेथड या पॉलिसी अडॉप्ट करी आप उससे क्या रहो, कंसिस्टेंट रहो, उसी पे चलते रहो। नंबर 2, अगर उसको लगता है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट वाज नॉट अप्रोप्रिएट तो फिर वो स्विच कर सकती है रिड्यूसिंग पर, लेकिन अगर वैलिड रीजन है तो। अब डिलीवरी व्हीकल्स नॉर्मली क्या होते हैं, हम उसमें लिखेंगे डिलीवरी व्हीकल्स नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि हर वो एसेट जो अपनी अर्ली लाइफ में रिटर्न्स ज़्यादा देता है और रिपेयर एक्सपेंडिचर उसका कम होता है, देन ग्रेजुअली इन कमिंग ईयर्स रिटर्न कम होता रहता है उसका और रिपेयर एक्सपेंडिचर बढ़ता रहता है, तो उन एसेट से हम क्या यूज़ करते हैं? RBM। और डिलीवरी व्हीकल में ऐसा होता है जब गाड़ी हम नहीं खरीदते हैं 0 मीटर तो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं निकलता, वो चलती रहती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है उसकी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे वाले साल आते रहते हैं वो पुरानी होती रहती है, तो रिपेयर और खर्चा उस पर बढ़ता रहता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती रहती है, उस पर RBM होता है। और SLM किसके ऊपर होता है? वो एसेट जो अपनी पूरी लाइफ में बराबर के हिसाब से चलता है। जैसे ये टेबल है, आप पहला साल उठा लें, दूसरा साल उठा लें, तीसरा साल उठा लें, एक ही तरह से चलती है, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एकदम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले साल खर्चा नहीं आ रहा, दूसरे साल टेबल पे खर्चा आ रहा है, तीसरे साल और आ रहा है, ऐसा नहीं है। दरवाजे, फिक्शन एंड फिटिंग्स, इन सब पे क्या लगता है फिर? SLM उन एसेट्स पे लगता है जो अपनी पूरी लाइफ में कौन सा रिटर्न देते हैं? कांस्टेंट रिटर्न देता है। तो हम RBM ये वाली बात लिखेंगे और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट लिखेंगे, 2 बातें लिखेंगे। सही है, खत्म।